नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10th की मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा कॉन्सेप्ट, जिसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड को कंप्लीट कर लिया था। आज उस सीरीज का हम अगला पार्ट, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करने वाले हैं, उससे संबंधित जितने भी अपने कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको बोर्ड के पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे और उससे कौन कौन से सवाल अपने बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। सवाल का प्रकार किस प्रकार का होगा, कौन कौन से सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, किन किन सवालों का आप स्किप कर सकते हैं, किन पर ज़्यादा फोकस की जरूरत है, आज हम उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन की जो क्लास है, क्वेश्चन तथा कॉन्सेप्ट की अपने जो ये क्लास है, वो आपके बहुत सारे ऐसे मित्र वगैरह होंगे जिन तक पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 अपने हैं द्विघात समीकरण, जिसका कि हमें अध्ययन करना है। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण होता क्या है अपने पास? द्विघात समीकरण जैसे हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था, उसी प्रकार का होता है अपने द्विघात समीकरण। अब बहुपद होता है तो उसके अंदर बराबर का चिन्ह नहीं होता केवल, लेकिन जब वो समीकरण बनता है तो उसके अंदर बराबर आ जाता है। मतलब अंदर चर होंगे और चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी, तभी वो द्विघात कहलाएगा, और बराबर में अपने क्या होगा? 0। अब द्विघात समीकरण होता है, उसको लिखने का अपना जो मानक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2। चर की अधिकतम घात 2 होगी, चर की अधिकतम घात 2। मतलब जो चर होगा उस चर के मान कितने निकलेंगे? चर के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। चर के मान कितने आएंगे? 2। यहाँ से ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है तो जो उसको लिखने का मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है। मतलब चर के मान कितने आएंगे? 2। और जो चर के मान होते हैं, चर के जो मान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे बहुपद होता था तो उसको शून्य कहते थे, तो वो शून्य इसके अंदर अपने कहलाएंगे मूल। क्या कहलाएंगे? मूल। तो चर के जो मान है वो क्या कहलाएंगे? मूल। देखना, इस चैप्टर के अंदर अपने ज़्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर था तो वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, तो हमें अलग अलग प्रकार के सेट ढूंढने पड़ रहे थे कि किस सेट से कितने प्रकार का प्रश्न आएगा, कि ऐसे कौन कौन से सवाल है जो 2 नंबर के बनेंगे, ऐसे कौन कौन से सवाल है जो 1 नंबर के बनेंगे। अब चैप्टर नंबर 4 के लिए अपने क्लियर है कि ये अपने चैप्टर है 4 नंबर का। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। और जो 4 मार्क्स का अपने पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आएगा? 1। मतलब आपके जो बोर्ड पेपर है उसका जो सेकंड लास्ट प्रश्न है, जो अपने जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा द्विघात समीकरण का, और वहां से ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अब ध्यान रखना है, 4 नंबर का प्रश्न है तो ये ऑप्शन के अंदर आएगा। 2 सवाल होंगे, वो 2 सवाल किसमें होंगे? ऑप्शन में। मतलब विकल्प है अपने पास कि एक सवाल अगर नहीं आता है तो आप दूसरे सवाल का चयन कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ से केवल 4 नंबर का आएगा। मतलब यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे प्रश्न बिल्कुल पढ़ने नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल एक 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। अब पाठ है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। मतलब अपने पास जो क्वेश्चन होगा वो अपने द्विघात समीकरण के मूल निकालने के बारे में होगा। सवाल कंफर्म है कि यहां से जो आएगा सवाल, द्विघात समीकरण के मूल निकालने होंगे। द्विघात समीकरण के क्या निकालने होंगे? मूल। बस, इसके अलावा कोई सवाल आएगा नहीं। अपने पास द्विघात समीकरण दिया होगा और इस द्विघात समीकरण के क्या निकालने होंगे? मूल निकालने होंगे। अब मूल निकालते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? द्विघात समीकरण के में
अगर मूल निकालने हैं तो मूल निकालते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब देखना, जब भी द्विघात समीकरण के मूल लिखते हैं, जब भी द्विघात समीकरण के मूल लिखते हैं तो पहले हमें निकालना पड़ता है विविक्त कर। क्या निकालना पड़ेगा? विविक्त कर। जैसे ये अपने पास द्विघात समीकरण है, इसके मानक रूप के साथ में तुलना कर देनी है, ax² + bx + c बराबर 0, और यहाँ से a b c के मान पता कर देने हैं। तो a का मान यहाँ से लिखेंगे 1, b का मान लिखेंगे -3 और c का मान लिखेंगे -10। मतलब जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसकी हमें मानक रूप के साथ में तुलना करनी है। वहाँ से x² x और अचर, इन तीनों के मान पता कर देने हैं। x² का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक लिखेंगे तथा अचर पद क्या है उसको लिख लेंगे, वो a b c कहलाएंगे। फिर वहाँ से हम पता करते हैं उसका विविक्त कर, और विविक्त कर होता है अपने पास b² - 4ac। विविक्त कर क्या होता है? b² - 4ac। मतलब यहाँ से हमने जो गुणांक निकाले हैं तो वहाँ से b का मान यहाँ पर पुट करना है, a का मान यहाँ पर रखना है, c का मान यहाँ पर, और हमें b² - 4ac का मान निकालना है। विविक्त कर को बोला जाता है d, तो हम लिख सकते हैं कि d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। d बराबर क्या लिख सकते हैं? b² - 4ac। तो अपन द्विघात समीकरण यही वाला लेते हैं और यहां से इसके लिए क्या निकाल देते हैं? विविक्त कर निकालते हैं। b² की जगह क्या लिखोगे? -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -10। तो ये -3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4 × 1 × 10 40, ये हो गया अपने पास 49। डी का मान कितना आया है? 49 आया है। अब देखना, इस डी की वैल्यू का ही सब खेल है, जैसी डी की वैल्यू वैसे डी का समीकरण के मूल। अब डी की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और डी की वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब जो विविक्त कर है इसका मान प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है। अब तीनों में फर्क क्या होता है? जब भी प्लस में आ रहा है, जब भी प्लस में आ रहा है तो जो मूल होंगे अपने पास, जो भी आप चर की वैल्यू निकालोगे, अंदर x है तो जो x के जो मान होंगे दो वो होंगे वास्तविक। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और अलग अलग। मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। अब काल्पनिक है तो उसको ज्ञात नहीं करना है, ध्यान रखना। काल्पनिक है तो ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस मूल की चर्चा कर रहे हैं वो अपने वास्तविक मूल है। तो जब भी विविक्त कर का मान माइनस में आता है वहाँ से मूल काल्पनिक होते हैं, और काल्पनिक मूल है तो हमें उनको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगला, अगर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों बराबर होंगे। दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? बराबर। मतलब जब b² - 4ac यानी विविक्त कर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं तथा दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहाँ से इस बात का तो हमें कंफर्म पता चल गया कि अगर हमें 4 नंबर का प्रश्न हल करना है, 4 नंबर का प्रश्न हल करना है, जैसे अपने पास द्विघात समीकरण दिया है और सवाल में बोला गया है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल कैसे ज्ञात करोगे? पहले तो हमें उसका विविक्त कर निकालना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या निकालेंगे? उसका विविक्त कर, मतलब 1 नंबर आपके पास आ गया। उसके बाद में आपको उसकी प्रकृति बतानी है। मूलों की क्या बतानी है? प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति बता दी, 1 नंबर उधर से आ गया। और उसके बाद में आपको द्विघात समीकरण को हल करना है। उसके बाद में आप द्विघात समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करके 2 मूल निकालेंगे तो उसके नंबर मिलेंगे 2, मतलब 1 + 1 + 2, टोटल आपके 4 नंबर का प्रश्न हुआ। और ये इसी प्रकार से हल करना है। आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है, आपको पहले उसका विविक्त कर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके मूलों की प्रकृति बतानी पड़ेगी और उसके बाद उसके 2 मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, तब जाके आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे।
तो 1 नंबर का तो व्युत्कर ज्ञात करना हो जाएगा आपके लिए, 1 नंबर के मूलों की प्रकृति हो जाएगी और 2 नंबर के मूल हो जाएंगे। तो कोई भी सवाल हो उसी को इस प्रकार से हल करना है। अब व्युत्कर तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल गया, ये हो गया अपने व्युत्कर, 1 नंबर यहाँ पर मिल गया अपने को। उसके बाद हमने मूलों की प्रकृति इस प्रकार से बताई, प्लस में आ रहा था, मूल वास्तविक तथा अलग अलग है, 1 नंबर अपने ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसके मूल। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक विधि हम काम में लेते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए विधि काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र का ही दूसरा नाम है श्रीधर आचार्य। द्विघात सूत्र का ही दूसरा नाम क्या है, श्रीधर आचार्य। तो श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा भी आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं और उसी का ही नाम है द्विघात सूत्र। दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और कि अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है तो देखना, जो भी सवाल होगा उसके अंदर मूल जरूर निकलेंगे, ये बात ध्यान रहे। आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको 4 नंबर का प्रश्न बनाना है, व्युत्कर पूछना है, मूलों की प्रकृति पूछनी है, फिर मूल भी ज्ञात करने हैं, मतलब मूल आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आपके पास ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं आएगी जिसके लिए व्युत्कर का मान ऋणात्मक आता है, मतलब जब मूल काल्पनिक होते हैं तो ज्ञात नहीं करते। तो इस प्रकार का आपके पास कोई सवाल नहीं आएगा जिसके लिए व्युत्कर का मान ऋणात्मक होगा। आपके पास सवाल वही होगा जिसके अंदर व्युत्कर का मान प्लस में है, मतलब धनात्मक मान है, तो ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऋणात्मक मान जिस किसी के भी आ रहा है व्युत्कर का, वो आपको स्किप कर देने हैं, उनको बेवजह टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का अगर उनको क्वेश्चन सेट करना है तो 1 नंबर का व्युत्कर, 1 नंबर का मूलों की प्रकृति और 2 नंबर के मूल। अब मूल अगर है ही नहीं तो वो 2 नंबर कहाँ से देगा, तो बेवजह ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं। अपने पास सवाल केवल वही आएगा जिसके अंदर आपके पास व्युत्कर होगा, मूलों की प्रकृति आ रही होगी वास्तविक, और उसके बाद में मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रहे। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसके लिए व्युत्कर का मान ऋणात्मक आ रहा है। अगला हमें पढ़ना है विधि है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र विधि कौन सी पढ़नी है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र कहे या फिर श्रीधर आचार्य। अब देखना, इसके अंदर हम जो चर निकालते हैं, तो चर का मान, जैसे हम x का मान निकाल रहे हैं तो x का मान हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ये होता है अपने पास द्विघात सूत्र। अब देखना, चर के अपने पास मान कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब वो 2 चर के मान कब लिख रहे हैं, एक बार ये बीच में प्लस का निशान लेकर निकालना है, एक बार बीच में ये माइनस का निशान लेना है। तो एक x का मान कब आएगा, जब बीच में प्लस लेंगे, और एक x का मान कब आएगा, जब बीच में माइनस का निशान लेंगे। जैसे अपने पास वो सवाल था उसके लिए हमने लिखा हुआ था अपने पास 3x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अपने पास जैसा सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यही था अपने पास सवाल। अब यहाँ से हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने वैल्यू कितनी निकाली थी 49, इतनी वैल्यू आई थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर तुलना करते हैं तो a का मान अपने आया था 1, b का मान आया था माइनस का 3 और c का मान आया था माइनस का 10। तो x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का b मतलब माइनस तो आगे लगाना है, उसके बाद b की वैल्यू रखनी है। तो b की वैल्यू माइनस में है तो किस में लिखेंगे, माइनस में लिख दिया, प्लस माइनस,
फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अंडररूट में लिखना है, तो अंडररूट बना देना है, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है अब की बार, क्योंकि हमने जब व्युत्क्रम निकाला था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल दिया था, जो कि अपने आया था 49, तो वो का वो मान हमको यहाँ पर रख देना है, और बटे में 2a, 2 इंटू ए की जगह 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडररूट 49 कितना होता है 7, और बटे में हो जाएगा अपने 2। अब क्या कर सकते हैं, आप एक बार यहाँ पर प्लस का निशान ले सकते हैं, एक बार यहाँ पर माइनस का निशान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि प्लस का निशान लेने पर, पॉजिटिव लेने पर निशान कैसा ले रहे हैं प्लस का, तब क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 + 7 बटे में 2, ये हो गया 10 बटे 2, तो x का मान कितना आ गया 5, मतलब एक चर आया अपने पास 5। और वैसे ही अगर हम निशान ले माइनस का, नेगेटिव लेने पर, तो अपने पास हो जाएगा x बराबर 3, अब की बार बीच में प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस बटे में 2, तो 3 - 7 -4 बटे में 2, आ गया अपने पास x का मान -2, मतलब x का मान 5 भी आएगा, x का मान -2 भी आएगा। ये आ गए अपने पास द्विघात समीकरण के मूल। तो अगर आपको द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं तो तरीका यही है, पहले आपको उस द्विघात समीकरण की मानक समीकरण के साथ में तुलना करनी है, ABC का मान लिखना है, वहाँ से व्युत्क्रम का मान निकालोगे, व्युत्क्रम का मान आने के बाद वहाँ से उसके मूलों की प्रकृति लिखोगे, फिर द्विघात सूत्र की सहायता से उसके मूल निकालेंगे, तब जाकर आपको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे 4। अब देखना, आपके पास हो सकता है कि द्विघात समीकरण वो बना के दें, पहले से द्विघात समीकरण लिखा होगा और कहा जाएगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, या हो सकता है आपको जो सवाल है वो लैंग्वेज के रूप में मिले। अगर आपको सवाल लैंग्वेज के रूप में मिलता है तो आपको पहले उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद में उसको द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल करना पड़ेगा। अगर समीकरण दिया हुआ है तो डायरेक्ट व्युत्क्रम निकालना है, मूलों की प्रकृति लिखनी है, फिर मूल ज्ञात कर देने हैं। अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को पहले द्विघात समीकरण के अंदर चेंज करोगे, फिर उसके व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर उसके मूलों की प्रकृति बताएंगे और फिर उसके मूल निकालेंगे। ये आपके पूरी प्रोसेस है और जो भी सवाल आएगा वो इसी प्रोसेस से होने वाला है, क्योंकि सवाल 1 उसके नंबर 4 और सवाल को करने का तरीका यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जैसे अपने पास लैंग्वेज वाले सवाल आ गए हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर और लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो माना कि जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी मानी है हमने x मानी है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई के बारे में कहा गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना करना है 2x और उससे 1 अधिक है, मतलब कितना जोड़ना है 1, चौड़ाई x आ गई, लंबाई 2x + 1 आ गई। अब कहा इस भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, मतलब जो आयताकार भूखंड होता है उसका अगर क्षेत्रफल लिखना है तो आयत का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सवाल में दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर में कितना लिख देना है 528, लंबाई की जगह लिखेंगे x और लंबाई की जगह लिख देना है 2x + 1 और चौड़ाई की जगह लिख देना है x, बराबर में 528। गुणा करें अंदर की ओर तो हो जाएगा 2x² + x गुणा 1 x बराबर 528। ये प्लस का 528 से उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x² + x - 528 बराबर 0। मतलब द्विघात समीकरण अपने पास
बन गया है। अपने पास क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब हमें इस द्विघात समीकरण की मानक समीकरण के साथ तुलना करनी है। ABC का मान निकालना है, फिर वहाँ से व्युत्कर का मान निकालना है। व्युत्कर का मान निकालने के बाद में उसके मूलों की प्रकृति लिखनी है और फिर उसके क्या ज्ञात करने हैं? मूल। तो आपको हमने प्रोसेस बता दी है, अब सारे सवाल आपको उसी प्रोसेस से करने हैं। यहाँ से इसके बाद में अगला काम है ABC का मान ज्ञात करना, उसके बाद में व्युत्कर निकालना, उसके बाद में प्रकृति बताना और उसके बाद में मूल ज्ञात करना। सबके अंदर ये कॉमन चीज़ है और ये चीज़ें तो आप जितने ज़्यादा द्विघात समीकरण हल करेंगे उतने ही आपको सवाल सॉल्व होंगे। मतलब ये द्विघात समीकरण हल करना हमने आपको बताया है, अब सारे सवाल हैं वो उसी तरीके से हल करने हैं। अगर यहाँ पर हम सारे सवाल हल करने लगेंगे तो हमने टाइम की थोड़ी कमी है, उसके कारण हम यहाँ पर सारे सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हल किस प्रकार से करते हैं कि इसके बाद में हमें ABC के साथ इसकी तुलना करनी पड़ेगी, फिर इसका व्युत्कर निकालेंगे, फिर मूलों की प्रकृति लिखेंगे और उसके पश्चात इसके मूल ज्ञात करेंगे। अगला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को क्या करना है? ज्ञात करना है। कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक वो है अपने पास x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? क्रमागत बोला है। क्या बोला है? क्रमागत, मतलब एक के बाद में एक दूसरा। जैसे पहला मेरे पास धनात्मक पूर्णांक है 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2, तीसरा 3। वैसे मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया 10, तो क्रमागत अगला क्या हो जाएगा? 11। मतलब क्या कर रहे हैं? एक एक जोड़ रहे हैं। तो x के अंदर भी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे? 1, ताकि अगला आ जाए। और कहा है दोनों का गुणनफल 306 है, मतलब दोनों का गुणा करना है। कितना आना चाहिए? 306। दोनों का गुणनफल कितना है? 306। पहला पूर्णांक x, दूसरा है x प्लस 1 बराबर में 306। गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। प्लस का 306 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये आ गया अपने पास द्विघात समीकरण। वापस इसकी मानक समीकरण के साथ में तुलना करनी है और तुलना करके ABC का मान निकालोगे, फिर व्युत्कर लिखेंगे। व्युत्कर लिखने के बाद में उसके मूलों की प्रकृति लिखी जाएगी और मूलों की प्रकृति लिखने के बाद में आपको उसके मूल ज्ञात करने होंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू निकल जाती है, लेकिन जैसे ही अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर कोई संख्या ऐसी होती है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी कठिन होती है। तो हमें क्या करने हैं, या तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, दो दो के जोड़े बना दो, फिर वहाँ से अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान लिखो, या फिर भाग विधि से अंडर के अंदर जो मान आता है उसको निकाल दो। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों की यही आती है कि जो अंडर के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आती है, अंडर के अंदर जो वैल्यू आती है उसका वो वर्गमूल नहीं निकाल पाते। अंडर के अंदर जो मान है उसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते। यहाँ पर जो मान आएगा उसको हल किस प्रकार से करना है वो नहीं पता। अब नॉर्मली अगर 20, 25, 30 तक होता है तो हम उसको हल कर लेते हैं, लेकिन कोई संख्या बड़ी आ रही है, कोई संख्या कैसी है अपने पास? बड़ी है। अगर उसको हल करना है तो फिर हमें उसके क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो जोड़े में से एक जोड़ा कॉमन आ जाता है, तो फिर जो कॉमन लेने के बाद में पीछे एक एक बचता है वही अपने पास बिना अंडर के लिखा जाता है। या फिर भाग विधि से भी उसका मान निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए तो भाग विधि काम में लेते हैं और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। उस विधियों के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो आप आसानी से ये अंडर वाला मान निकाल सकते हैं। अगला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखना, अगर हम कहते हैं रोहन की वर्तमान आयु वो है x, तो रोहन की जो माँ है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हमने रोहन की आयु x मानी है, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। अब कहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष है, 3 साल बाद में बोला है, मतलब 3 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी जो माँ की आयु है उसकी आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा x प्लस 29। मतलब अभी रोहन की आयु अगर x है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26। 3 साल बाद में रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, तो उसकी माँ की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 29। कहा है उनकी आयु का गुणनफल 360 होता है 3 साल बाद में। 3 साल बाद में इतनी आयु आई है उनकी, और उनका गुणनफल कितना है, 360। मतलब x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 कितना आ जाएगा अपने पास, 360। इसका गुणा करने पर अपने पास आता है 360। x का गुणांक पहले कराएंगे, तो x और x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर, x और 29 का गुणा हुआ तो 29x, फिर प्लस का निशान है तो प्लस। अब 3 का गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराए तो 3x प्लस 3 का गुणा 29 से कराएंगे तो 87, और बराबर में 360। डिग्री नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x का एडिशन किया तो अपने पास आया 32x प्लस 87, और 360 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब माइनस का 360 प्लस का 87, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, अब 360 में से 87 घटाएं 60 और 27 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 273 बराबर 0। अपने पास द्विघात समीकरण आ गया है। हमें इसके व्युत्क्रम का मान निकालना होगा, फिर इसके मूलों की प्रकृति बतानी होगी, और फिर उसके मूल ज्ञात करने होंगे। देखना, हमने आपको विधि बता दी है, प्रोसेस वो की वही है। अब जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतने आपको ये सवाल सिंपल लगेंगे। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको हार्ड लगेंगे। हमने जितने बच्चों से इंटरेक्ट किया है उन्होंने ये बताया कि सर हमारे जो ये सवाल हैं वो हम हल तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं तो हमें उनकी इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी इक्वेशन बना रहे हैं, और इसको हल करने की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन उतना ही स्पीड से सवाल का सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी में इंप्रूव होगा। एक रेलगाड़ी कहा गया है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, मतलब रेलगाड़ी को एक डिस्टेंस तय करनी है 480 किलोमीटर। अब देखना, अपनी गाड़ी जैसे 100 की स्पीड से जा रही है तो 480 किलोमीटर चलने में कुछ टाइम लग जाएगा हमें। अगर मैं स्पीड 100 की जगह 60 कर देता हूँ, स्पीड 100 की जगह कितनी करूँ, 60, तो अब की बार हम 480 किलोमीटर जाएंगे तो अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले स्पीड ज़्यादा थी, कम टाइम लगा था, अब स्पीड कम होगी, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। अब टाइम का अंतर हमें सवाल में दिया हुआ है कि जो ज़्यादा टाइम है उसके अंदर से कम टाइम घटा दें तो जो अंतर आता है वो 3 घंटे आता है। तो हमें क्या करना है कि पहले अपने पास कोई चाल दी हुई है, उससे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, फिर चाल को 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देना है, फिर उसी दूरी को तय करने में समय निकालना है। अब बाद में हमने स्पीड कम की है, मतलब समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा समय में से कम वाला समय घटा देना है, तो अंतर कितना लिखना है, 3। देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। देखना, आपके किताब के अंदर जो सारे सवाल है जिसके अंदर कहा गया है कि केवल इनके द्विघात समीकरण बनाइए, उनको हल करने की कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन इस किताब का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो लगभग यही है। इस किताब के अंदर जो चौथे पार्ट से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बन रहा है, जबकि इसके अंदर कहा गया केवल द्विघात समीकरण बनाइए।
तो ध्यान रखना, जितने भी आपको द्विघात समीकरण बनाने को कहे गए हैं उनके आपको द्विघात समीकरणों के मूल भी ज्ञात करने हैं। समीकरणों के क्या ज्ञात करने हैं? मूल। जहां पर समीकरण निकालने को कहा है वहां उसके मूल भी ज्ञात करने होंगे, क्योंकि समीकरण बनाना 1 नंबर का काम हो गया और हमें उसके मूल ज्ञात करने हैं, तब जाके वो 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो केवल समीकरण बनाने से अपने 4 नंबर नहीं आएंगे, हमें उसको हल भी करना होगा। देखना दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी है अपने पास 480 किलोमीटर। अब चाल अपने को पता नहीं है, तो माना कि चाल वो है अपने मानी है x किलोमीटर प्रति आवर। ये हमने रेलगाड़ी की स्टार्टिंग में चाल मान ली कि पहले चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति आवर। अब इस चाल द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब x किलोमीटर प्रति आवर चाल द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा अपने पास t1। समय निकालना है। देखना हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर हमें समय निकालना है तो समय भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी, और ये चाल गुणा में हो जाएगा तो नीचे आएगा तो भाग में। तो समय के लिए फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, दूरी बटे चाल। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो सवाल आपके आसानी से हो जाएगा। केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है अपने पास 480 और चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट। देखना पहले स्पीड ज़्यादा थी तो जो टाइम आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। ध्यान रखना ये कैसा है, कम है। याद रखने के लिए क्या लिख देना है, ये जो t1 है वो कम है। अब अगर हम स्पीड कम करेंगे, स्पीड क्या करेंगे कम, तो जो अपने समय है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा। चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर समय, चाल हम क्या कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर रहे हैं, तो समय क्या लगेगा t2। दूरी तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन जो चाल है वो कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम। पहले x थी, उसके अंदर से कितना कम करना है, हमें 8 कम करना है, तो हो जाएगा x माइनस 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, और टाइम का डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 घंटे। मतलब ज़्यादा टाइम में से कम टाइम घटाएंगे अपने पास कितना बचेगा 3, मतलब t2 माइनस t1 बराबर 3। अधिक टाइम में से कम टाइम घटाएंगे कितना अंतर आएगा 3। ये अपने बाद का टाइम, ये पहले का टाइम। अब बाद के टाइम में से पहले का टाइम घटाते हैं तो 3 घंटे का अंतर आता है, मतलब बाद में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, पहले 3 घंटे कम लग रहे थे। तो t2 का मान कितना है 480 बटे x माइनस 8, उसके अंदर से t1 घटाना है, मतलब 480 बटे x, और बराबर में कितना आना चाहिए 3। इसको हल करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 8 और x दोनों एलसीएम के रूप में आ जाएंगे। x माइनस 8 का भाग देंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा, 480 के साथ गुणा करें, 480 x माइनस x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल, x माइनस 8 बचेगा और उसका गुणा 480 के साथ। और बराबर में कितना लिख देना है 3 लिखना है। ये हो जाएगा 480x माइनस 480 का x के साथ में गुणा किया तो 480x माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 480 और 8 का गुणा करना है तो 0 का 0, 8 गुणा 8 64 का 4 हासिल 6, 8 गुणा 4 32, 32 और 6 38, मतलब 38 40।
और बटे में आ जाएगा अपने पास x का गुणा कराएं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में कितना है 3। ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो अपने पास हो जाएगा 480x से 480x कट गया, ये बचा अपने पास 38 40 बराबर 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख सकते हैं। अब देखना 3 से कैंसिल होता है, काट सकते हैं, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और ये 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस पूरे को उधर लेके जाएं तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इधर नहीं लाना, 1280 को ही इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये बन के अपने पास द्विघात समीकरण। अब हमें इस द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान निकालना है, फिर इसके मूलों की प्रकृति लिखनी है और फिर इसके मूल ज्ञात करने हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। अब दो संख्या है जिनका योग 27 है। अब देखना, अगर इसमें से अगर एक संख्या 10 है, एक संख्या क्या है 10, तो दूसरी संख्या क्या होगी 17 होगी। तो 17 कैसे निकाला हमने, 27 में से घटाया तभी निकाला है। तो उसी प्रकार से संख्याएं भी लिखोगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, कि माना पहली संख्या थी अपने पास x, माना पहली संख्या x, तब जो दूसरी संख्या होगी वो क्या आ जाएगी 27 में से घटा के लिखोगे 27 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 27। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, और उनका गुणनफल कितना है 182, मतलब इनका गुणनफल करना है x गुणा 27 माइनस एक्स, कितना आता है 182, गुणा कराएं 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर लेके आए, प्लस का 27 है वो भी इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182। इन सभी को बराबर के इधर लेके आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, 27x प्लस का था माइनस को हो गया, और ये 182 ऐसे का ऐसे बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गया है। हमें इसके लिए व्युत्क्रम का मान निकालना है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है और फिर उसके मूल ज्ञात करने हैं। अगला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365, वर्गों का योग है यहाँ पर, इसके वर्गों का योग कितना है 365। धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने माना है x, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा क्रमागत है तो हो जाएगा x प्लस 1। इनके वर्गों का योग 365 होता है, मतलब दोनों का वर्ग करना है और उनको जोड़ना है। तो x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगला है x प्लस 1, उसका वर्ग करना है, दोनों को जोड़ना है, आता है अपने पास 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 गुणा x 2x और प्लस का 365 था, इधर आया तो माइनस का 365 बराबर में 0। ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। इसके वापस मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, व्युत्क्रम निकालना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। अगला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है अपने पास,
क्या है अपने पास? एक समकोण त्रिभुज। कहा इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं इसका आधार मान लेता हूं x सेंटीमीटर, आधार कितना माना है? x, तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार में से 7 कम कर देना है। तो ये अपने हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7। और कहा इसका जो कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, 90 का कोण होगा, कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। अब पता है जब भी समकोण त्रिभुज होता है हम वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहां पर भी। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह 13 का स्क्वायर, आधार की जगह x का स्क्वायर, लंब की जगह x माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो गया 169। ये हो गया x स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49, 7 दूनी 14x। ये प्लस का 169 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस 169 बराबर 0। प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। ये बचा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 149 माइनस का 169, तो हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस साइन बराबर 0। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस साइन बराबर 0। इसको आप द्विघात सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। अगला है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कहा कि एक अपने पास इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ बर्तन बन रहे हैं। कहा गया वहाँ पर कुछ बर्तनों का निर्माण होता है और कहा है प्रत्येक बर्तन को बनाने के अंदर जो खर्चा आता है वो खर्चा कितना होता है। उस दिन जितने बर्तन बनते हैं उनकी संख्या को डबल कर देना है और उसके अंदर 3 जोड़ देना है, तो एक बर्तन के निर्माण की लागत आएगी। तो माना कि उस दिन जो बर्तन बन रहे हैं, माना बनने वाले बर्तनों की संख्या वो हमने लिखी है x, तब एक बर्तन की निर्माण लागत, क्या करना है, जो संख्या है उसका डबल करना है। सवाल में कहा है दुगुने से 3 अधिक, तो डबल कर दिया और उसके अंदर 3 जोड़ दिया। मतलब इतने तो बर्तन बन रहे हैं और ये है एक को बनाने के अंदर खर्चा। अब टोटल खर्चा कितना हो रहा है 90। एक बर्तन को बनाने का खर्चा इतना, 2 को बनाने का खर्चा 2 के साथ गुणा, 3 को बनाने का खर्चा 3 के साथ गुणा और x को बनाने का खर्चा x के साथ में गुणा। कुल निर्माण लागत वो है अपने पास 90। कुल निर्माण लागत कितनी है 90। एक का खर्चा इतना है, बर्तन इतने हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो हो जाएगा x गुणा 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 90। गुणा कराए 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 हो जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप हल कर सकते हैं।
अगला है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। टोटल मिलाकर कितने हैं? 45। दोनों के पास मिलाकर कितने हैं? 45। मतलब माना कि जॉन के पास अगर x है, जॉन के पास कितने हैं? x है, तो जीवंती के पास में कितने होंगे? दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। इसके पास x है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। जो सवाल हमने यहां पर किया था जिसके अंदर योग अपने आ रहा था 27, योग कितना आ रहा था? 27। ये वाला पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या कितनी ली थी? 27 माइनस एक्स। तो उसी प्रकार का ये भी सवाल है जिसके अंदर कहा गया टोटल 45 कंचे हैं। तो माना जॉन के पास कंचे, माना जॉन के पास कंचे, माना जॉन के पास कंचे कितने हैं? x है, तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? टोटल 45 आता है तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब कहा है कि ये 5-5 खो देते हैं, टोटल मिला कितने? 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मतलब ये जॉन भी 5 कंचे खो देता है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। मतलब 5 कंचे खोने पर प्रत्येक 5-5 कंचे खो देता है, प्रत्येक द्वारा 5 कंचे खोने पर। तो जॉन के पास में कितने कंचे हो जाएंगे? जॉन के पास अब कंचे हो जाएंगे x माइनस 5 और जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास में पहले 45 माइनस एक्स थे, अब उसके अंदर से भी 5 कम हो गए, मतलब बचे 40 माइनस एक्स। कहा है अब उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 124 है। मतलब अब जॉन के पास x माइनस 5 है, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। दोनों का गुणनफल करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, 124 आता है। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स गुणा किया तो अपने पास आया 124। x का गुणा कराएं अंदर की ओर, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। 40x और 5x ये हो जाएंगे अपने पास 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 और बराबर में 124। सबको बराबर के इधर लेके जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 45x हो जाएगा माइनस का और ये 200 प्लस का, 124 भी प्लस का और बराबर में कितना आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये बन के आपके पास द्विघात समीकरण। इसको आप श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। करना कैसे है? जॉन के पास कंचे x थे, टोटल 45 था, तो जीवंती के पास में कितने बच गए? 45 माइनस एक्स। अब 5-5 कंचे खोते हैं तो x में से 5 चले गए, 45 माइनस एक्स में से भी 5 घट गए और दोनों का जो गुणा किया तो अपने पास आया 124। हल करने पर अपने पास द्विघात समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अगला सवाल अपने पास कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना कि निर्माण किए गए
खिलौनों की संख्या। वो है अपने पास x, और खिलौने का मूल्य वो कहा गया 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 में से क्या करना है, उस दिन जितने खिलौने बन रहे थे उनकी संख्या घटानी है। कितने बन रहे थे, x, तो एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, अपने पास एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x, और कुल निर्माण लागत कितनी है, निर्माण लागत है अपने पास 750। अब जो खिलौने बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, x, और एक का मूल्य कितना है 55 माइनस x, और निर्माण लागत कितनी आ रही है 750। तो क्या करेंगे, अगर दोनों का गुणा कर दे तो कितना आना चाहिए अपने पास 750। तो ये अपने पास हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में 0। ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। इसको आप द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। पहले इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और उसके बाद इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके साथ ही अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। हमने जो भाषा वाले सवाल थे उससे इक्वेशन बनाई है। भाषा वाले सवाल से क्या बनाई है, इक्वेशन। अब उन इक्वेशन को आपको हल करना है। जो द्विघात समीकरण हमने बनाए हैं उनको आपको हल करना है। हमारे पास समय का अभाव है, इसके कारण हम इतने सारे जो द्विघात समीकरण उनको हल नहीं कर सकते। तो हमें आपसे आशा है कि आप इन द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। आपको आज जो पढ़ाया है, जो समझाया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल अलावली पाठशाला को आपको सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अब हम अपनी जब अगली क्लास लेके आएंगे तो उसके अंदर आपके लिए चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।